अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। चलें, आज के गपशप के अंदर हमारे पास आ, उबैद साहब हैं। उबैद साहब इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं और मैं भी अभी अभी एक जगह से वापस आया हूँ। और तो थोड़ा सा उबैद, क्या नाम है तुम्हारा? जुबैर, जरा बेटा ये तुम्हारे का नाम कहाँ है? ये रहा। तो तुम को होस्ट हो, करता हूँ तुमको, तुम एंट्री करवाते रहो लोगों को। ठीक है। सर श्योर सर। हाँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, ये दो तीन कर लूँ मैं, उसके बाद तो शहजाद ने, मुफ्ती ने जो पॉइंट्स भेजे हैं आप लोगों को राइट अप के लिए, और मेरा ख्याल है कल है या आज है उसकी आखिरी डेट। तो उसको ज़रा जल्द से जल्द आप लोग कंप्लीट कर लें और जल्दी से भेज दें उसको। दूसरा ये था कि हमारे पास जो लास्ट वीक जो केस हुआ था, अ, जो मुझे बताया गया है वो ये कि खैर अब तक कल्प्रिट तो पकड़ा नहीं गया है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर किया है कि जो ख़वातीन टीचर्स हैं और स्टाफ मेंबर्स हैं उनको का काम कर लगाया है कि वो उन गर्ल्स से बात करें जिनके साथ ये ज्यादती हुई है। तो आई एम नॉट श्योर कि वो कहाँ तक दुरुस्त है और क्या ये ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन जो मुझे बताया गया है ऑफिशियली वो ये बताई गई है बात। तो आप लोगों को किसी के पास इसकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है? नहीं। अच्छा। फिर मैं हर हफ्ते एक ही बात करता हूँ आप लोगों से कि आप अपना वीडियोस ऑन कर लें। और हर हफ्ते मेरा ख्याल है मुझे ये रिपीट करना पड़ता है कि आप लोग अपने डायलॉग क्रिएट करें, रादर के हम ही बोलते रहें। आज ये हमारे साथ उबैद साहब मौजूद हैं। और उबैद साहब एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिनकी नॉलेज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ही इज़ ऑलवेज विलिंग टू शेयर दिस नॉलेज। और आपका अभी मेरा ख्याल है लास्ट मंथ इन्होंने आप लोगों के साथ भी एक मीटिंग रखी थी, और उसके अंदर भी इन्होंने यही चीज़ें सामने रखी थी। आ, मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। ये और बात है कि अगर आप डार्कनेस में रहना चाहते हैं तो आप डार्क में रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वीडियो ऑन होना चाहिए। उबैद साहब, मैं देता हूँ आपको, आपको स्टार्ट करने के लिए। आप हम करते ये हैं कि हम फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स एक गेस्ट मिनट, जो कोई होता है वो बोल रहा है। अपना कोई पॉइंट बोल ऑफ रहा है। व्यू बयान करता है। और सोहेल उसके सोहेल, एक मिनट, कोई बोल रहा है। मेरे ख्याल में कोई अपनी जो वो स्टूडेंट है वो बोलने की कोशिश कर रही है। नहीं। हाँ, सही जी। है। ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज। तो हम करते हैं कि 10 मिनट का आपका टाइम होता है, कि 10 मिनट आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो रखना चाहते हैं आप बयान करें, फिर हम इसको ओपन डायलॉग के तौर पे, क्वेश्चन आंसर्स के सेशंस के तौर पे, और उस क्वेश्चन आंसर में ज़रूरी नहीं है कि हम इसी टॉपिक पे बात करें, किसी भी टॉपिक पे बात की जा सकती है। तो प्लीज़ गो है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम उबैदुर रहमान, और मेरे ख्याल में जो जिन लोगों ने मेरे साथ पिछले उसमें थे, यानी क्लासेस के अंदर, क्लास क्या 3 दिन का जो वो किया था, तो उसमें दे नो मी वेरी वेल। बट those who don't know me, as I said, I am Ubaidul Rahman, and I am a senior program manager at General Motors. तो इसमें जो है ये मेरा, यानी जो करंट वो है रोल, वो यही है। लेकिन बट आई worked in GM for last 20 years, and in last 20 years I wore multiple hats.
तो इसमें जो है ना सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक ही बात अगर आप रखना चाहें तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा और ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, क्योंकि मेरा रोल जो है यहाँ पर जीएम में मैंने डेवलपर काम किया, एज ए एआई डेवलपर मैंने शुरू काम किया था। उसके बाद मैं प्रोग्राम मैनेजर के तौर पे जो है प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर और डेवलपमेंट मैनेजर, इन तीनों रोल्स में मैंने काम किया है। टेस्ट मैनेजर भी मेरा, बिजनेस एनालिस्ट जो कि बिजनेस से सारी रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करता है। बिजनेस प्रोसेस एनालिस्ट, बिजनेस प्रोसेस की जो जो हैं यानी इश्यूज हैं बिजनेस प्रोसेस की, री इंजीनियरिंग है या न्यू बिजनेस प्रोसेसेस हैं, यानी वो उसको करना है। ग्रीन, वो उस फील्ड्स के अंदर ग्रीन फील्ड्स हम उसको कहते हैं जो कि नई नई शुरू हुई होती हैं, जिसमें सब कुछ जो है ना आप खुद कुछ कर सकते हैं, पहले से कुछ नहीं हुआ हुआ होता। तो दैट इज़ मोर चैलेंजिंग, और वहाँ पर आपकी जितनी भी मेंटल वो हैं यानी फैकल्टीज, मेंटल चैलेंजेस, वो आप पूरी तरीके से, क्योंकि इससे पहले कुछ किसी ने कुछ नहीं किया होता, तो आप अपने सारे जो वो हैं क्या कहते हैं, आप अपनी सलाहियतें उसमें पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरे जो फील्ड्स हैं, जिसको रेगुलर फील्ड्स हैं जिसमें आप वो सारी की सारी वो चीज़ें करते हैं जो पहले से हुई भी होती हैं, तो उसमें आप इन्हेंसमेंट कर रहे होते हैं, उसमें चेंजेस कर रहे होते हैं। तो दोनों तरीके के काम जो है ना आप दे यू एंजॉय डूइंग दैट वन। तो प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और साथ में इंजीनियरिंग के ऊपर भी आप अगर कोई आपके सवालात हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने रिसेंटली आई जस्ट स्टार्टेड माय डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। फोकस इज मेरा एनर्जी है, और ख़ास तौर पे बैटरीज के ऊपर, बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स के ऊपर, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के ऊपर। तो उसमें भी आप काम पूछ सकते हैं। इसके अलावा वो जो अ, यानी एनईडी में कई स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं कि मैं दूसरे एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ जो कि डाइस कहलाती है, और वहाँ हमारा वो प्रोग्राम जो है ना वो प्रोजेक्ट्स बेस्ड होता है। तो वो हम एनईडी के अंदर कई प्रोजेक्ट्स करवाए हैं। इसी तरह आजकल जो है वो हम गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट के अंदर जो है बैटरीज के ऊपर जो है, ख़ास तौर पे ट्रैक्टर की बैटरीज जो है ना उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बैटरी पैक के ऊपर काम कर रहे हैं। सोलर एनर्जी पे हमने बहुत काम किया। तो ये जो है यानी ये मेरा बैकग्राउंड है जिसमें आप बात कर सकते हैं मुझसे। तो जहाँ तक ये प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड हाउ यू कैन ब्रिंग योर प्रोग्राम मैनेजमेंट इनटू योर लाइफ आल्सो, तो ये मत समझिएगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज जस्ट ए प्रोफेशनल फील्ड एंड यू कैन जस्ट डू इट इन द ऑर्गेनाइजेशंस ओनली। इट इज़ हाईली एप्लीकेबल टू योर लाइफ्स आल्सो, क्योंकि आपका डिग्री जो है, आप जो डिग्री ले रहे हैं, जो भी डिग्री प्रोग्राम करते हैं आप, तो इट इज़ ए प्रोग्राम मैनेजमेंट। इफ़ यू थिंक अबाउट दैट एवरी क्लास इज़ ए प्रोजेक्ट, इट हैज़ बिगिनिंग एंड इट हैज़ एंड, राइट। और इसका गोल होता है, हर क्लास का गोल होता है जो आपने अचीव करना होता है। हाउ यू डिड दैट वन, दैट इज़ आफ्टर दे गिव यू द रिजल्ट्स कि आपने क्या किया उसके अंदर। तो treat every class as a project, and group of related projects जो कि आपको डिग्री तक लेके जाते हैं, that is a program, that is a program management। तो आपको प्रोग्राम मैनेजमेंट में आपके समझ लीजिए एक तरह से हायर अप हो जाते हैं आप, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कि सेम गोल के ऊपर जो है ना वो, बट इन डिफरेंट फील्ड्स बट वर्किंग ऑन अ सेम गोल। तो यही कुछ जो है आप इसको, और जो आप अपनी डिग्रीज के ऊपर करते हैं, इसको आप अपनी लाइफ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि योर लाइफ इज ए प्रोग्राम, राइट। इट हैज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अटैच विद दैट, एंड इट हैज ए बिगनिंग एंड इट हैज एन एंड। और एंड के बाद जो है ना आपको माशाल्लाह से जो जितने भी यानी religious people हैं, whether they are Muslims or they are any denomination or any religion, they all believe that they have a creator who created them, and after they will and that creator will take them at
specified time, which is your death. तो अगर आप इसको जो है ना अपने लाइफ के ऊपर लगा के देखें और इसमें प्रोफेशनल उसमें लगा के देखें, तो आपको बिल्कुल इक्वल आपको वो मिलेंगी चीज़ें कि किस तरीके से आप बिगिन करते हैं चीज़ों को, और आप शुरू के 10-15 साल 20 साल आप क्या कर रहे होते हैं। आप जो है ना मेजॉरिटी आप ज़्यादातर प्लानिंग के अंदर के जो जब आप उसके अंदर जाएंगे क्या कहते हैं अपने वर्किंग लाइफ में, विच इज़ द एग्जीक्यूशन स्टेट, इसमें आप जो है यानी किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और एग्जीक्यूट आप किसको कर रहे होते हैं, जिसको आपने प्लान किया होता है। इफ़ यू प्लान इट वेल, जो कि जिसमें आपके सिर्फ एजुकेशन ही नहीं होती, बल्कि इसके अंदर आपके तमाम चीज़ें होती हैं, जिसमें मेजर जो है वो आपकी अखलाकियात या आपकी रिलीजियोसिटी, आपके सोशल बिहेवियर्स, और ये जितनी भी चीज़ें हैं लाइफ के लिए, वो आप उसको ग्रो कर रहे होते हैं उन चीज़ों को। और उन चीज़ों को ग्रो करके आप 15 साल में आप मेजॉरिटी 15 साल में आपका मैट्रिक हो जाता है। अगर आप 5 साल से शुरू करें अपनी एजुकेशन, तो 10 साल 15 साल में आपका जो है वो मैट्रिक हो जाएगा। 17-18 साल में आप हाई स्कूल कर लेते हैं। हाई स्कूल जो है ना, मीनिंग दैट पाकिस्तान में उसको कॉलेज कहते हैं, यहाँ पर हाई स्कूल कहते हैं। 12वीं ग्रेड तक को हाई स्कूल कहेंगे। तो आप जो है वो हाई स्कूल कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आप मल्टीपल प्रोफेशनल लाइफ्स के अंदर जो है ना चले जाते हैं, कि प्रोफेशनल एजुकेशन में चले जाते हैं, मल्टीपल चीज़ों के अंदर चले जाते हैं। तो इसको जो है ना, अगर आप इस तरीके से देखें कि लाइफ इज़ ए प्रोग्राम, इट इज़ ए प्रोग्राम मैनेजमेंट, एंड all things which you do has beginning and end, you, to achieve some goal. इवन आप जब खाना खाते हैं, तो एक तरह से खाना भी आपका जो है ना एक प्रोजेक्ट है, राइट? कि आप जो है वो प्रिपेयर करते हैं, खाते हैं, और फिर ख़त्म हो कर लेते हैं उसको, यानी उस बिगिनिंग एंड एंड। तो जैसे आपको पता है प्रोजेक्ट्स के बारे में, आप वेरी फंडामेंटल थिंग्स है, इट इज़ ए टेम्पररी एंडेवर, और इसका बिगनिंग होता है और इसका एंड होता है। और जब एंड हो जाता है तो उसके बाद आप वो एक्टिविटीज़ ख़त्म करके नई एक्टिविटीज़ शुरू कर लेते हैं। तो दिस इज़ माय टेक ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड आवर लाइफ्स। लाइफ्स जो हैं वो भी जितनी भी हैं वो सारी की सारी आप जो है वो इसको आप बिल्कुल आसानी से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तौर पे, प्रोग्राम मैनेजमेंट के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। So whoever does a project management, program management in your real life, in your professional life, is the same as what you are doing in your lives. So maybe आपके लिए ये एक first time introduction हो कि can we treat our life as a program management? Can we do, or can we take everything what we do in our life as a projects? And you are doing projects without knowing. तो अगर आप उसको उसमें रिगर ले आए, जो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की होती है और प्रोग्राम मैनेजमेंट की होती है, तो वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देखें कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। वॉट एवर यू कैन कंट्रोल, वॉट एवर यू कांट, जैसे आपके इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रही हैं, जितने भी इन्वायरमेंट में चेंज होते हैं, पॉलिटिकल चेंज हो, इकोनॉमिक चेंज हो, सोशल चेंज हो, या जो भी हो, आप उसके ऊपर कुढ़ते रहते हैं ये सोचे बगैर कि यार इसके अंदर वी कांट कंट्रोल देम, दे आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल। व्हाट कैन वी कंट्रोल इज आवर बिहेवियर, आवर ओन सेल्फ, कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अगर आप जो भी कुछ आप अपने तौर पे कर सकते हैं वो कीजिए, बजाय इसके कि आप ये कहें कि फलाने ने ये काम करना चाहिए था। तो फलाना जो है ना, वो जो काम कर रहा है ना, वो अपने तौर पे अपनी चीज़ों को मैनेज करता हुआ कर रहा है, अपने गोल्स को मैनेज अचीव करने के लिए कर रहा है। एंड यू आर जस्ट स्पेक्टेटर टू हिज और हर प्रोजेक्ट्स। तो जब आप सिर्फ स्पेक्टेटर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप इसके ऊपर
ठीक है, यू कैन हैव एन ओपिनियन, बट डोंट put your or time away on that person or on that particular thing. Just आप इसके ऊपर करेंगे जो चीज़ मैं अपने तौर पे कंट्रोल कर सकता हूँ वो करूँ। आप जो बेहतरीन तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को, ये वो उन चीज़ों को आप अवॉइड करें जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं, बहुत ज़्यादा, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप कुछ नहीं कर सकते, इरिटेट होते हैं, तो आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी और आपकी ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना, आप एक चीज हमेशा याद रखें, कोई शख्स आपसे कैसे बात कर रहा है, कोई शख्स आपसे कितनी भी इरिटेटेड उसमें क्वेश्चन कर रहा है, कितना भी बैड वे उसमें चिल्ला रहा है आपके ऊपर, आपको जो जो मैंने रिसेंटली जो है ना इस चीज को समझा और अप्रिशिएट किया कि देखें, आपने जो जवाब देना है वो इंतहाई सुकून से और इंतहाई उससे जवाब देना है, सोचते समझते हुए। क्योंकि एक चीज याद रखें कि the other person, they don't they don't remember how they behave, how they asked the question, how they treated you, but they will always remember your answer, your behavior। ठीक है, कि आपने कैसे रिएक्ट किया था, और आगे जो है वो फिर उनके जितने भी वो आगे बिहेवियर्स होंगे आपके लिए, वो उस चीज पे होंगे कि आपने कैसे बिहेव किया। तो दिस इज वेरी पावरफुल लाइफ लेसन कि आप अपने आप को कंट्रोल करके आप अपने आप को सुकून से समझते हुए उसको जवाब दें, और अगर जवाब नहीं देना चाहते तो खामोशी इख्तियार कर लें। और यही हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिहेवियर रहा। अगर आप उनकी सीरा पढ़ें या देख सुने, कि वो इवन अपने घर के अंदर भी उनको, ये नहीं आप वो नहीं कहें कि बड़ी रोमांटिसाइज उनकी लाइफ रही। ठीक है, उनकी अपनी फैमिली लाइफ, उनके अपने लोगों के साथ उनका बिहेवियर या दूसरों लोगों का उनके साथ बिहेवियर, तो वो जो है आप सिर्फ ये भी देख लीजिए कि जब वो जंग हुनैन के बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, यानी उसकी अपने माले गनीमा की, तो एक बद्दू ने उनसे कहा उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे, इत्तकुल्लाह, यानी ये नबी अकरम से कहा था कि इत्तकुल्लाह, खुदा से डरो। यानी उस पे वो बहुत ज्यादा वो हुए थे अपसेट, लेकिन उन्होंने उसको सिर्फ ये जवाब दिया था कि तुम क्या समझती हो कि मैं रसूल अल्लाह होते हुए अल्लाह से नहीं डरता। उन्होंने उसको, हालांकि हजरत उमर उस वक्त जो है, जब उन्होंने ये सुना तो वो इतना वो हुए कि उन्होंने रसूल अल्लाह से कहा कि बस मुझे इजाज़त दीजिए, बस मुझे इजाज़त दीजिए इसकी गर्दन उतारने की। तो उन्होंने मना किया उसको, उनको, कि नहीं, ये हमारा वो नहीं है, बिहेवियर नहीं होना चाहिए। हमें अगर कोई चीज़ बात पसंद नहीं आई है तो उसको इंतहाई सुकून से सुन के जो है ना आप उसको जवाब दें। अगर आप वो बुद्धू ने उस चीज को याद रखा कि आपने 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 कैसे जवाब दिया था, उसने ये याद नहीं रखा कि उसने क्या सवाल किया था और किस तरह से किया था। ठीक है, तो ये हमारे उसमें मौजूद हैं सारे, उसके अंदर ये कह लीजिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से जो है ना हम जो ड्राइव कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, कि अपने आप को मैनेज कैसे करें, आप अपनी प्रोग्राम मैनेजमेंट कैसे करें। अगर नबी अकरम सल्लम जो है ना वो उसी तरीके से जवाब देते जिस तरीके से लोगों ने उनके साथ सलूक किया, तो आपका क्या ख्याल है कि हम जो है नबी अकरम जो है, या जो वो हैं क्या कहते हैं, इस्लाम आज जिस मेयार पे है और जहाँ जितना है, वो क्या होता। तो दिस इज माई लेसन्स लर्न ऑफ ऑल माई लाइफ, दैट आपके पास बहुत सारे वो आएंगे, यानी चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, बहुत चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप उसको जवाब कैसे देते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, दैट इज द
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम्म। तो अभी तक तो मैं ही बोलता रहा हूँ, अगर कोई इस दौरान कोई सवाल हो, कोई वो हो, डायलॉग, एनीथिंग वांट टू स्टार्ट, प्लीज गो अहेड। चले मैं करता हूँ। जी सर, मैं बताना चाहूँगा। हाँ अ, बोलो मोहित। सर ने बात करी ना कि बात करने का तरीका ज़्यादा ज़रूरी होता है। द थिंग इज, मैंने फेस करा ये कि ऐसा होता है कि आप एज अ मैनेजमेंट के तौर पे खुद काम कर रहे हो लीडरशिप पे, और समवन डिपेंड ऑन द अदर वन उसके काम पे। तो होता ये कि वो अगर उससे इंटरेस्ट नहीं रखता ना, उसकी अगर किसी बात पे, अगर उसकी बात खराब है, तो वो बिला वजह दूसरे बंदे के काम खराब करेगा। स्टार्ट ट्रबल शूटिंग कि भाई इसने काम सही नहीं करा। एट द टाइम एज आप अगर लीडरशिप पे होते हो ना, तो फिर आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप जवाब किस तरह दे रहे हो दोनों को, इसको लेके किस तरह चल रहे हो। तो, जो आप बात कर रहे हैं सर उवैद, वो बिल्कुल एज अ प्रैक्टिकल मैंने फेस करा है ये। या बिल्कुल हम्म। बिल्कुल सही कहा आपने मोहित। देखें, लीडरशिप जो है ना, हर शख्स लीडर होता है। आप देखें, इस पोजीशन के ऊपर मत जाएं कि आप किस पोजीशन पे हैं। हम्म। एक चीज हमेशा याद रखें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड अ लीडर, राइट? ए मैनेजर इज नॉट ऑलवेज अ लीडर, राइट? हम्म। एंड लीडर इज नॉट ऑलवेज अ मैनेजर। ठीक है? तो ये दो चीजों को सेपरेट रखिए। कि सही। अगर आप ये मत समझिए कि जो शख्स आपसे हायर पोजीशन में है वो लीडर है। नहीं, वो आपका मैनेजर है, हायर पोजीशन का मैनेजर है, वो लीडर नहीं है। ठीक है? लीडरशिप के लिए जो है ना, वो आपके को दूसरे ट्रेड्स चाहिए होते हैं बनिस्बत मैनेजर्स के। तो एज ए लीडर, आप आप जिस भी पोजीशन में हैं, यू बिहेव एज ए लीडर इन टू दैट पोजिशन। ठीक है? आप में लीडरशिप की क्वालिटी, लीडरशिप जो है ना, वो ये होती है कि आप अपनी बात को जो है वो असर्टिव तरीके से, बी असर्टिव। ठीक है? उसमें जो है ना, आप ये नहीं कहिए कि मैं जो है ना डंडे के जोर पे ये काम कराऊंगा। डंडे के जोर पे जो है ना, जो फियर को यूज करते हुए काम कराता है, दैट पर्सन इज अ मैनेजर, बैड मैनेजर, नॉट गुड मैनेजर हु इज यूजिंग अ फियर, राइट? फियर होता है, फियर यूज करना होता है कई जगह पर आपने, लेकिन whether you are using fear at a right place at a right time, ठीक है? आपने जो है ना अपने फियर को, उसको अलग रखना है बनिस्बत काम से। तो दिस इसमें जो है ना, जो लोग जो है ना आपके काम को वो करने की कोशिश करते हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज ए जेलसी। ठीक है ना? जेलसी में जो है ना, आप किसी का भी काम जो है, अब आप देखिए, और जो आपके करीब तरीन जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं, रिलेशन में होते हैं, ये रिलेशनशिप्स होती हैं, प्रोफेशनल रिलेशनशिप या फैमिली रिलेशनशिप या जो भी, उसमें जो है ना जेलसी ज़्यादा काम करती है। अब आप मुझे बताइए कि आप सुनते हैं कि जेफ बेजोस हुआ या ये हुए, क्या कहते हैं, जो बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो उनका ये है कि, या एलन मस्क हुआ, कि लेट्स से उसकी पे जो है, उन्होंने जो है ना $1 बिलियन उसकी पे दी है। आप पे क्या असर होता है इससे? क्या जेलसी फील करते हैं? कुछ नहीं, राइट? लेकिन आप जेलसी फील करते हैं अगर आपका प्रोफेशनल कॉलीग जो है ना, उसको $1,000 की भी इंक्रीज हो गई और आपकी नहीं हुई, तो आप उससे जेलसी फील करेंगे, राइट? हम्म। तो जेलसी इज डिफरेंट देन योर वर्क, योर मैनेजमेंट और योर लीडरशिप। तो इसमें जो है ना, आपने इस चीज को जरा आपने उसमें रखना है कि जेलसी इज समवॉट रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स, के आप किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। अगर आप किसी से सिंपली प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखें, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, और एक्सेप्ट कीजिए कि समवन हैज सम क्वालिटीज मे बी बेटर देन यू, राइट?
अगर उसकी उसकी रिलेशनशिप आप उसकी जो क्वालिटीज आपसे ज़्यादा बेहतर हैं, तो आप सिंपली ये कह लीजिए कि आप जो है ना वो कह लीजिए कि भाई आप उस पे चले जाइए कि वॉट एवर ही हैज़ द एबिलिटी ही इज़ यूजिंग। अगर वो गलत तरीके से कर रहा है तो आप उसको, अगर आप समझते हैं कि उसको जो है ना आप किसी के इल्म में लाना है आपने एज ए प्रोफेशनल, तो लेकर आइए, नहीं तो आप वहाँ से हट जाइए, वहाँ से आप हट जाइए, जिससे आप भी पुरसुकून रहेंगे। आप अपनी चीज़ों को जो है ना वो कंसंट्रेट कर सकते हैं कि आपने क्या करना है। और दूसरा ये कि एक चीज़ याद रखिए, जो जो मैं अपने उसमें करता हूँ कि अब करना शुरू किए बहुत, वो कि हस्बी अल्लाह व नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर। ठीक है, मैंने अपनी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ी हैं, जो मेरा बेहतरीन वकील है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको अपनी लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ के लेसन्स जो हैं सोशल लाइफ के प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलेगी। आप अपना एटीट्यूड रखिए कि मैंने दूसरे की हेल्प करनी है, मुझे दूसरे की हेल्प करने से यानी आई विल लर्न थिंग्स। डॉक्टर सोहेल जानते हैं कि जब भी उन्होंने मुझसे कहा कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक और अपॉर्चुनिटी टू हैव शेयर योर नॉलेज, आई एम देयर, क्योंकि मुझे इस चीज़ का खौफ नहीं है कि मेरी नॉलेज से दूसरे को फ़ायदा हो। मैं अपने पास रखूँगा तो मैं जो है ना यानी उससे मैं फ़ायदा ले सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप अपनी नॉलेज शेयर करेंगे तो क्वेश्चन आंसर से आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। यू कैन थिंक ऑफ मैनी एरियाज वेयर यू नेवर थॉट ऑफ बिफोर, यार ये भी चीज़ होती है। अब जैसे मैंने कहा कि वो जो है ना डॉक्टर सोहेल से कि जब भी मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ जब चीज़ें देखता हूँ तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरीके से मुझे याद आती है कि आई नो वन थिंग वेरी वेल, दैट आई डोंट नो एनीथिंग। ठीक है, इस दुनिया में इतनी ज़्यादा नॉलेज है, इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि आप उसको एक लाइफ टाइम में नहीं कर सकते। हम्म। ठीक है, आप हाँ अपने आप को हमेशा स्टूडेंट रहिए, बी बी हंगरी। अगर आपको मौका मिले तो आप इसकी जो वो थी कमेंसमेंट, वो जो थी स्पीच, इसकी ये जो वो था एप्पल का जो वो, अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एप्पल का जो बानी है, सर स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी जो कमिटमेंट स्पीच दी थी वहाँ पर स्टैनफोर्ड में, वो आप ज़रूर सुनिएगा, वो आप ज़रूर सुनिएगा, कि जिसमें वो कहता है ऑलवेज बी हंगरी। हंगरी वो जो है ना उसके लिए नहीं यूज़ किया था कि खाना खाना है मुझे। हंगरी, हंगर मीन्स मुझे अपने आप को नॉलेज, ऑलवेज बी हंगरी, कि मैं किस तरह से जो है ना आगे चीज़ों को ले जा सकता हूँ। मैंने बहुत लॉन्ग विंडेड आंसर किया है आपको। हाँ नहीं, मैं यही कहने वाला था कि लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एक बात बताएं कि हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और जिस पे सबसे ज़्यादा कोताही की जाती है बच्चों की तरफ से या इवन प्रोफेशनल्स की तरफ से, अब उन दो चीज़ों के बारे में थोड़ा एक छोटा सा जवाब दें कि स्कोप करना प्रोजेक्ट को और प्लान करना प्रोजेक्ट को। स्कोप करना प्रोजेक्ट को और प्लान करना प्रोजेक्ट को, ये किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो अपने फाइनल के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, कुछ अपने प्रोजेक्ट्स खत्म कर रहे हैं। तो एक चीज जो मुझे नजर आती है वो ये है कि प्लानिंग और स्कोपिंग द प्रोजेक्ट, जो कि बहुत शुरू में होता है काम, थोड़ा उसके बारे में बताएं। हम्म, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। और जब भी मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्लासेस ली मैंने,
डॉक्टर सोहेल, आपके यूनिवर्सिटी के अंदर भी और कहीं भी जब भी मैं बात करता हूँ तो इस चीज़ को एम्फेसाइज करता हूँ कि हाउ यू स्कोप how you scope the project and then you guard that scope, क्योंकि स्कोप क्रीप जो है ना वो सबसे बड़ा डेंजर होता है प्रोजेक्ट फेलियर के लिए। तो स्कोप, जब भी आप स्कोपिंग करते हैं। एक मिनट जरा, मैं जरा इनसे पूछूं जरा, एक अपना हाथ ये खड़ा करके या फिर आप अपना हैंड रेस करके इसका जो आपके उसका जवाब कमांड दें है, ये। जरा जवाब दें कि आपको किसको क्या मालूम है, कि आपको मालूम है स्कोप किसको कहते हैं, स्कोपिंग द प्रोजेक्ट क्या होता है? सिर्फ रेज हैंड कर दें, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, रिएक्शंस में जाएं और रिएक्शंस के अंदर इस तरह से हाथ उठा दें। आप जानते हैं स्कोप किससे कहते हैं, स्कोपिंग द प्रोजेक्ट क्या होता है? चलें उबैद यहीं से स्टार्ट लेते हैं। व्हाट इज स्कोपिंग? उबैद साहब, मेरा ख्याल है बहुत ही कम हाँ, लोगों को, 3 या 4 लोगों को ही मालूम है। तो कोई भी जो है ना वो बताए कि उसका क्या वो है। बल्कि शहजाद बताओ जरा। चारों ही बता सकते हैं कि व्हाट इज शहजाद। सर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू सर, स्कूपिंग द प्रोजेक्ट मीन कि आप प्रोजेक्ट को किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं। लाइक एक बेसिक लेवल पे आपने स्टार्ट किया, आप उसको मार्केट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं। लाइक किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं, इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा। मोहित तुम क्या बोलोगे? स्कोप में हम वो चीज़ें डिफाइन करते हैं जो हम कस्टमर को डिलीवर करने होते हैं, जो चीज़ें हम दे रहे हैं, और उसमें ये भी है जो चीज़ें नहीं दे रहे। बाउंड्रीज डिफाइन करना ये कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें होंगी और क्या चीज़ें नहीं होंगी। दोनों चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो प्रॉपरली, ये होता है स्कोप में। हाँ उबैद साहब। अच्छा, दैट्स वेरी गुड आंसर्स। लेकिन मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा कि सबसे पहले तो ये है कि मोहित को मैं जवाब दूंगा कि कस्टमर डिलीवरेबल्स आर नॉट ओनली पार्ट ऑफ स्कोप, इट इज़ मच मोर देन दैट। कि आपने अगर अपने पास भी कुछ टेक्नोलॉजी पे काम करना होता है तो वो भी आप स्कोप में रखते हैं। लेकिन स्कोपिंग के लिए जो सबसे पहले जो है ना आपने ये सोचना है, एक तो ये है कि बुक्टी जो आपने कहा ना कि आपने कहा कि बेसिक लेवल से ऊपर लेवल तक कहाँ लेके जाना है, तो दैट इज अ वेरी, आई विल नॉट रिकमेंड दैट अप्रोच, क्योंकि उसमें जो है ना आपके पास कोई स्कोप नहीं होता, कोई भी स्कोप नहीं है। बस आप कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, जहाँ भी जाना होगा चल। तो इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, देन एवरी पैथ विल टेक यू देयर। किसी भी रास्ते पे जाए वहाँ पहुँच जाएंगे आप, अगर आपको नहीं पता कि आपने कहाँ जाना है। ठीक है, तो इसको जहन में रखिए कि प्रोजेक्ट स्कोपिंग करते हुए सबसे पहले ये होता है, ख्याल आपके जहन में होना चाहिए और जो मैंने टीच किया है कि व्हाट इज नॉट से शुरू करें, कि व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन माय प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आपसे मैं कहता हूँ कि मुझे ये वो बनानी है, क्या नाम है, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो है ये मेरा इंटेंट है, मेरा स्कोप नहीं है। इंटेंट है कि मुझे वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, जिसको आप जो है ना, क्योंकि स्कोपिंग से पहले जो है ना आप एक और चीज़ डिफाइन करते हैं जिसको प्रोजेक्ट चार्टर कहते हैं। प्रोजेक्ट चार्टर में जो है वो आपका कस्टमर, या आप खुद अपनी लाइफ के कस्टमर हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ को खुद, यानी कस्टमर्स के लिए नहीं है, ये नहीं है कि कोई बाहर बैठा हुआ कोई थर्ड पार्टी हो। आप खुद भी कस्टमर हो सकते हैं, और मेजॉरिटी जो इंटरनल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन ही होती है। तो उसमें जो है आप जैसे मैंने अभी कहा कि एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है। नाउ यू थिंक दैट वेब बेस्ड एप्लीकेशन किस एरिया में, किस चीज़ के लिए। ठीक है, अभी मैं रिक्वायरमेंट्स पे नहीं आया हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिक्वायरमेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्कोप, कि मुझे क्या करना है। तो अब जो है जैसे
मेरे ख्याल में अभी कुछ हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे बात की थी, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, जैसे कि मेरे ख्याल में कोका कोला के लिए, या वो जो है ना वेस्ट वाटर या वाटर रिसाइकलिंग के ऊपर कुछ ऐसे ही था प्रोजेक्ट। ठीक है। तो वो जो है ना, यानी आपको एक स्टेटमेंट मिला कि ये काम करना है। ठीक है। अब उस स्टेटमेंट के ऊपर जो है, अब आपने स्कोपिंग करनी है। स्कोपिंग के लिए आपने सबसे पहले सवाल शुरू करने हैं कि व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन इट, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड। अब आप क्या कर रहे हैं, उस स्टेटमेंट के गिर्द बाउंड्रीज खड़ी कर रहे हैं, और वो बाउंड्रीज जब आप पूरी कर लेंगे, देन इट इज द स्कोप। ठीक है। स्कोप जो है ना, आप अपनी बाउंड्रीज को खड़े करके जो है ना वो बनाते हैं। जो भी स्टेटमेंट जिसने दिया कि मुझे ये काम करना है, तो अब आपने उसके इर्द गिर्द आपने बाउंड्रीज खड़ी करनी शुरू की कि क्या इसमें नहीं इंक्लूडेड है, क्या इसमें नहीं इंक्लूडेड है। तो जब आपने बाउंड्रीज खड़ी कर ली, तो अंदर जो कुछ भी रह गया उस बाउंड्रीज के अंदर, दैट इज योर स्कोप। ठीक है। अब जैसे इसी के ऊपर आते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में वेस्ट वाटर वो था, रिसाइकलिंग का। अब उसके अंदर आपने ये सवाल करना है कि क्या मुझे हार्डवेयर भी करने हैं इसके। ठीक है। क्या मुझे इसके सारी, यानी एक एक जो है ना वर्किंग प्रोटोटाइप देना है इसका। ठीक है। अगर वर्किंग प्रोटोटाइप देखना देना है, तो अब आप समझ लीजिए कि क्या स्कोप हो गया है वापस का। तो अगर नहीं देना, तो नाउ यू नो दैट कि कौन सी चीज़ें आउट हो गई हैं, कि क्या क्या मुझे नहीं करना। तो स्कोप को डिफाइन करने के लिए बेस्ट ये होता है, आप जो भी स्टेटमेंट है, कस्टमर स्टेटमेंट है, या आपके आपके प्रोजेक्ट के कस्टमर कौन है, जो आपके FYP आप करते हैं उसका कस्टमर कौन होता है, किसी को मालूम है? आप फाइनल ईयर जो प्रोजेक्ट करते हैं, उसके कस्टमर कौन है? टीचर्स, प्रोफेसर। वैसे हाँ, आप कह सकते हैं, लेकिन वो नहीं होते, वो तो वो होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। और SME कह लीजिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स भी हो जाएंगे, कि वो आपको वो गाइड कर सकें। सही अल्टीमेट प्रोजेक्ट वो जो है ना, आपका कौन है कस्टमर? यूनिवर्सिटी है, और आप खुद हैं। सही। आप खुद हैं उसके कस्टमर, क्योंकि उसको जो है ना, आप उसकी जो जो कुछ भी आउटपुट आएगी, वो आप यूज कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। राइट। तो आप अपने आप को कस्टमर क्यों नहीं समझते उसके अंदर? यू आर द मेजर स्टेक होल्डर, मेजर स्टेक होल्डर, मेजर कस्टमर। तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट्स को वो कीजिए। तो मैं जो सिंपल यानी सम अप करूंगा, वो ये कि जो भी आपको स्टेटमेंट आता है कि आपको ये काम, यानी ये काम करने का है, तो अब आप इसके गेट जो है ना बाउंड्रीज खड़ी करना शुरू करें। और वो बाउंड्रीज जो है ना वो ये हैं कि what is not included in this statement, and whatever is left after putting a boundaries, then it becomes your scope. That is my long-winded answer. अब इसी के अंदर जब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ प्रोजेक्ट में होगी, क्या चीज़ नहीं होगी, तो यहीं से फिर आप लोग रिक्वायरमेंट्स बनाते हैं। यहीं से हम्म। फिर आप बनाते हैं कि डिलीवरेबल्स क्या होंगे, और डिलीवरेबल्स ज़्यादातर जैसे उबैद साहब ने कहा कि हमारे चार्टर में डिफाइंड होते हैं। चार्टर जो होता है वो आपको आपका जो प्रोजेक्ट का जो चीफ होता है या प्रोजेक्ट को जो ओन करता है वो देता है आप। Sponsor, sponsor. स्पॉन्सर्ड भी हो, तो आपके जो टीचर्स होते हैं जब वो आपको अप्रूव करते हैं आपका, तो नाउ दे बिकम द मेन पर्सन हु जो हैव टू रिपोर्ट टू, जिसके पास आप जाते हैं, बताते हैं कि आपने करा क्या। वही आपसे डिलीवरेबल्स मांगता है, वही आपसे कहता है कि माइलस्टोन्स बताओ मुझे अपने। अब एक और वर्ड जो हम बार बार यूज करते हैं होता है प्लानिंग का। तो प्लानिंग हम ज्यादातर भूल जाते हैं करना। हम प्लान नहीं करते, बगैर प्लान के काम शुरू कर देते हैं। तो हाँ, को प्लानिंग के ऊपर जो है ना, मैं थोड़ा सा यानी बैकग्राउंड दूं, क्योंकि बिकॉज आई एम एज ए प्रोग्राम मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजमेंट में जो है प्लानिंग आ जाती है, फुल प्लानिंग आती है कि
आप किसी भी एरिया में जब काम कर रहे होते हैं तो उस एरिया में रोड मैप क्या है आपका, आपने रोड मैप बनाना होता है कि वेयर आई वांट दीज थिंग्स टू बी इन 5 years, हम्म। मिनिमम 5 years। मैं 5 years में इसको कहाँ देखता हूँ, कहाँ ले जाना चाहता हूँ, व्हाट इज माई रोड मैप, व्हाट थिंग्स आई एम आस्किंग राइट नाउ, इज इट द फाइनल और इज इट गोइंग टू ग्रो। जब आप ग्रो करने की बात कर रहे होते हैं यू स्टार्ट प्लानिंग कि 2024 में मुझे क्या अचीव करनी है, 2025 में मुझे क्या करना है, 2026 में मुझे क्या करना है। राइट नाउ आई एम प्लानिंग फॉर माई एप्लीकेशंस फॉर नेक्स्ट 5 years। इन नेक्स्ट 5 years में मैंने उनसे ये अपने कस्टमर से, अपने बिजनेस से ये पूछता हूँ उनसे कि व्हाट यू नीड, व्हाट एंड व्हाई, व्हाट एंड व्हाई यू नीड दैट वन। क्योंकि रिसोर्सेज जितनी भी हैं वो बड़ी लिमिटेड होती हैं, एंड दैट इज, कोई आप में से कोई भी इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर सकता है मुझे, मेरे लिए इकोनॉमिक्स क्या चीज़ होती है। आपने वर्ड पढ़ा होगा, एक होती है इकोनॉमिक्स, आपसे कहते हैं वो सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आप डिग्री लेते हैं और ये होता है वो होता है, लेकिन इस सब चीज़ की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स। सर हाँ, कौन बोल रहा है, सर मैं बासित। इसको डिफाइन कर दूं। हाँ, जी जी, बोलें बोलें। जी जी सर, इकोनॉमिक की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमें जो भी प्रोजेक्ट करना होगा उसको कॉस्ट इफेक्टिव हमें करना होगा, यानी उसमें जितने भी हमारे पास कॉस्ट का मैपिंग होगा उसको हमने ऑप्टिमाइज करना होगा। तो इसी वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ताकि उसके उसके अंदर जितने भी कॉस्ट लग रही है वो हमारे पास कम से कम, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट जो है ना शुरू में हमारे पास इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, यानी बस हमारा सिर्फ वो प्रोजेक्ट होते हैं। बाद में जो है ना उसके ऊपर कोई मॉडिफिकेशन वगैरह, कोई जो है ना ऑप्टिमाइजेशन होके जो है ना उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाता है थ्रू इकोनॉमिक्स एंड इस तरह जो है ना। Good, good, good. That's a good way of thinking in that direction. लेकिन मैं आपको इसके अंदर बताऊं कि there is somehow मैंने IBA से MBA भी किया हुआ है, ठीक है। IBA से मैंने MBA भी किया हुआ है, तो I have gone through that exercise and there I learned the difference between finance and economics. There is a wide difference between finance and economics. And finance is just a part of economics. तो आपने जो मुझे अभी डिफाइन किया वो आपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स डिफाइन किए, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स नहीं डिफाइन किए। अब आप देखें कि जितनी फाइन ये हैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कमर्शियल जी जी ऑर्गेनाइजेशंस जब प्रोजेक्ट्स करती हैं तो उनको वो करते हैं कि व्हाट इज द FIRR, फाइनेंशियल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। व्हाट इज फाइनेंशियल रिटर्न फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मच मनी आई एम गोइंग टू मेक, ठीक है, जो भी काम करूं जो कॉस्ट आएगी और जिसमें मनी, दैट इज ए फाइनेंस। गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स करती है उसका फोकस होता है EIRR, इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब मैं एक सड़क बना रहा हूँ, लेट्स से फ्रीवे बनाता हूँ, जैसे पाकिस्तान में फ्रीवेज अब बन रही हैं जिसको आप मोटरवेज कहते हैं, ये फ्रीवेज बना रहा हूँ, ठीक है। यस तो इसका मुझे जी जी फाइनेंशियल, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल रिटर्न क्या है, नथिंग। It is the economics. It is the economic rate of return that उस रोड की वजह से जो एक्टिविटीज शुरू होंगी आसपास के लोग जो है ना आना जाना उनके लिए आसानी होगी, उनके आसपास इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे और उनकी कम्युनिकेशंस जो होगी, यानी उससे रोड को यूज करते हुए जो हंड्रेड्स ऑफ एक्टिविटीज जो होंगी, दैट बिल्ड द इकोनॉमी ऑफ दैट एरिया, इन टर्न इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो वो और सर इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं बनिस्बत फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न के। तो आपने जो मुझे प्रोजेक्ट्स का बताया दैट इज फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न एंड दीज आर ऑल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। मैं इकोनॉमिक्स का पूछ रहा हूँ, और इकोनॉमिक्स में जो है ना इट इज ऑल्सो
applicable, and it is way better applicable not on the national level but also on the commercial level as well. So इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है, सिंपल मुझे एक सेंटेंस में बता दीजिए। Sir, can I? जी जी बिल्कुल बिल्कुल श्योर। Sir, according to me, in a single sentence, it is a micro study uh, of a philosophy that means कि supply and demands are equal. अच्छा, माइक्रो, आपने माइक्रो वर्ड इस्तेमाल किया, तो देर आर टू इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स is applicable on national level, right, or provincial level, or governmental level, or you can say social level, all the macroeconomic policies. ठीक है, तो वो जो है यानी दे आर टू डिफरेंट थिंग, बट इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स, राइट। और जहाँ फिर आपने कहा कि जहाँ डिमांड एंड सप्लाई इक्वल, वो डिमांड सप्लाई इक्वल जो है ना, फिर वो डिफरेंट रूल्स आते हैं। वो फिर आप जो है ना, जो आप डिमांड क्रिएट करते हैं, सप्लाई उसको मैच करने की कोशिश करती है, कहीं कभी ओवर सप्लाई हो जाती है, तो जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत कम हो जाती हैं, डाउन होने शुरू होती है, तो फिर आप सप्लाई साइड शॉक देते हैं कि आप जो है ना उसको वापस लेकर आएँ इक्वल करने के लिए। तो अच्छा चलिए मैं उसको बताता हूँ, इसका जो है ना, जो इकोनॉमिक्स इज जस्ट अ स्टडी ऑफ just applying your scarce resources on multiple demands. आपकी resources scarce होती हैं, चाहे वो human resources हो, चाहे money resource, financial resources हो, या social resources हो, या कुछ भी हो, आप ये आपकी scarce resources हैं. Now you have to plan, now you have to decide where I am going to use those resources, where I am going to use these resources to satisfy multiple demands. ठीक है, तो इसलिए आपको ये इकोनॉमिक्स की जरूरत, इकोनॉमिक्स इज जस्ट ए स्टडी ऑफ distribution of scarce resources on multiple needs, multiple wants, whatever multiple wants and needs are. ठीक है ना, तो वो जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ए वांट। तो सबसे पहले आप जो है वांट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, फिर आप नीड के ऊपर जाते हैं। तो अब आप अपनी कंट्री को ही देख लीजिए कि अपनी कंट्री की जो आपकी इकोनॉमी है, आप कहते हैं कि हमारे पास जो है वो बिल्कुल ही तबाही की तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है। मसला ये है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल आपकी, वो आपने अपने सारी जो मल्टीपल डिमांड्स हैं, मल्टीपल वांट्स हैं उस पॉपुलेशन की, उसके ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन आती है, तो फिर जो है ना मल्टीपल किस्म के जो है ना वो आ जाते हैं कि किस तरीके से हमने जो है ना मल्टीपल वो इंटरेस्ट आते हैं कि जी मेरी वांट जो है ना, मेरी नीड जो है ना, वो इट इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी देन अदर्स। और फिर उसके बाद फिर पॉलिटिकल वो आ जाते हैं कि किस तरीके से उनको वो किया जाए। तो शुरू यहाँ से मैंने किया था कि ये प्लानिंग क्या चीज़ होती है। प्लानिंग जो है ना वो आपकी ये होती है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, अब जब हम अपने इन्वायरमेंट में काम करें, जैसे मैं जीएम के अंदर काम करता हूँ, तो जीएम में जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे एरियाज अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं। ठीक है, उनके लिए वो लाइफ एंड डेथ का मसला होता है कि ये प्रोजेक्ट नहीं हुए तो हम मर जाएंगे, हमें ये चाहिए चाहिए। ठीक है, लेकिन प्लानर्स जो हैं वो अपनी रिसोर्सेज को देखते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं कितनी, हम किसके ऊपर कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, हम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सारी चीज़ें, जैसे अब जो है ना ये जितने ऑटोमोटिव, मेजर ऑटोमोटिव एक वक्त था शुरू के अंदर, अभी जस्ट लाइक 2 years ago 3 years ago, कि वी आर गोइंग ऑन टू इलेक्ट्रिक, ऑल कार्स आर गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक, ऑल प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक। ठीक है,
तो अब इन इलेक्ट्रिक के ऊपर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है कि आपको आइस जो है, आइस इज इंटरनल कंबस्शन इंजन्स, इंटरनल कंबस्शन इंजन बेस्ड व्हीकल्स को बंद करना है। ठीक है। अच्छा, अब उसकी ये पॉलिसी बनी ऊपर से कि ये करना है, तो तमाम रिसोर्सेज नाउ डायरेक्टेड टूवर्ड्स कि इस गोल को अचीव करना है और दूसरी चीजों को किल करना है। किलिंग करने के लिए भी आपको रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है। आपको जैसे अगर पावर ट्रेन के लोग जो कि इंटरनल कंबस्शन इंजन की पावर ट्रेन से हैं, अब उनको ले ऑफ करना है। उनको ले ऑफ करना मजाक बात नहीं होती। उसके लिए बेतहाशा आपको रिसोर्सेज चाहिए, पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए कि उनको जो है ना एक डिग्निफाइड वे से ले ऑफ कर सकें आप उसको। तो प्लानिंग इज ए, मैक्रो प्लानिंग में बात कर रहा हूँ, जीएम लेवल की मैक्रो प्लानिंग के हमें किस तरफ जाना है और अपनी रिसोर्सेज कैसे इस्तेमाल करनी। अब आ जाते हैं हम आईटी के ऊपर। आईटी माइक्रो लेवल पे फिर प्लानिंग करेगी कि मेरे पास कितने डेवलपर्स हैं, मैं इन डेवलपर्स को किस किस एरिया में इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है। तो अब जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ इस वक्त अपने प्रोग्राम की, वो ये है कि मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज हैं, लेट्स से मेरे पास 50 डेवलपर्स हैं। अब मुझे 50 डेवलपर्स को उनके ऊपर डिवाइड करना है। ठीक है। और उसके बाद ये है कि हाँ, ये वाली चीज़ें जो है ना मुझे करनी है। अब मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं मैं उनको फिर उसी के लिहाज से वो रेट करने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद होता ये है कि द प्रोजेक्ट्स विच आर अबव द वाटर लाइन, ये मिनिमम क्राइटेरिया है जिसको मीट करना है इन प्रोजेक्ट्स ने, कि इससे जो है ना जीएम को क्या फायदा होगा। ठीक है। और अगर हम इस प्रोजेक्ट को अगर हम बैक बर्नर पे ले जाते हैं, 5 इयर्स के 2 साल के बाद इसको जो है ना शुरू करेंगे, तो इससे जो है ना मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट, यानी जीएम के ऊपर ओवरऑल क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। अगर ये है कि वी कैन लिव विदाउट इट, ठीक है, अगर हम अभी चल सकते हैं, हमें कोई वो नहीं है, यानी स्ट्रेटेजिकली जो है ना वी आर नॉट गोइंग टू बी इम्पैक्टेड बाय दैट, तो उसको जो है ना वील पुट इट इन ए बिलो द वाटर लाइन। और प्रोजेक्ट्स विच आर क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट, स्ट्रेटेजी जो जीएम की स्ट्रेटेजी है उसको एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है। तो वो जो है ना अबव वाटर लाइन होंगे। ये तो था ओवरऑल प्लानिंग के मुझे अपने प्रोग्राम की प्लानिंग कैसे करनी है। अब आ जाइए प्रोजेक्ट प्लानिंग के ऊपर। प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है वो अब मैं दे देता हूँ लेट्स से प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, नाउ प्लान दीज प्रोजेक्ट्स टू मीट दीज डेडलाइंस एंड राइट नाउ ओवर द होल ईयर, जैसे 25 की हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो 2024 के जो ईयर के अंदर हम बिजनेस की, मेरा बिजनेस एनालिस्ट जो है वो रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते रहें कंटिन्यूस बिजनेस के साथ जो है वो, कि व्हाट यू नीड, व्हाट यू वांट, एक्चुअली नॉट नीड एंड वांट बोथ। इस नीड्स हम कहते हैं बेल्स एंड वेसल्स, अगर ये नहीं भी होंगी तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी को 5 मिनट बचाता है कोई एक रिक्वायरमेंट बनिस्बत वो रिक्वायरमेंट जो उसको 10 मिनट बचा रहा है किसी और को, तो 10 मिनट वाली रिक्वायरमेंट हम पहले टेकअप करेंगे। दैट इज द प्लानिंग, दैट इज हाउ नाउ यू पुट ऑल द रोड मैप, ऑल द रिक्वायरमेंट, दैट दिस इज माई रिक्वायरमेंट्स। और बास चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे जो है ना दूसरे प्रोग्राम को सपोर्ट करना है, दूसरे प्रोग्राम ने मुझे कब चाहिए ये चीज़ें, उसको उसके लिहाज से मैं उसको प्लान करूंगा। कि अगर वो मुझसे कहता है कि जून में चाहिए मुझे, तो दैट इज माई टॉप प्रायोरिटी। ठीक है ना, मई के अंदर हूँ, लेट्स से अब तो जून शुरू हो गया, लेट्स से जुलाई में चाहिए, तो अब जून के अंदर जो है ना मैं उसको फुली वो टॉप प्रायोरिटाइज करूंगा कि उसको जुलाई में चाहिए, और मैं अपनी रिसोर्सेज को उस तरफ डायरेक्ट करूंगा। ठीक है ना, कि इस प्रोजेक्ट में ये जो रिक्वायरमेंट है दैट इज, और मैं जो ये बात कर रहा हूँ ना आपको, ये मैं बात कर रहा हूँ
एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, नॉट फॉर दी वाटरफॉल। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कि अब हर जगह जो है ना, दैट इज इन वोग, इन फैशन, कि हमें सबसे पहले जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है जो कि वेरी प्रेसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर वो यानी ये कंटिन्यूस प्लानिंग भी चल रही है कि अगर आप एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे और उसके बाद आपको पता चलता है कि आपके जो स्पॉन्सर हैं, आपके कस्टमर आके कहते हैं कि ये आप जो काम कर रहे हैं ठीक है, हमने आपको दिया था, बट वी नीड इट नॉट इमीडिएटली, वी नीड इट लेट्स से इन December, but there is a new requirement, very pressing requirement, which we need in July. तो अब जो है ना, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो मेरे साथ मिलकर काम करते हैं कि हम किस तरह से इसको रोल बैक करें और इसको अपने बैकलॉग में लेके जाएं कि हाँ ये हमारा बैकलॉग है जिसमें से हमने, ये हमारा हॉपर है जिसमें से हम टॉप प्रायोरिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उठाते रहेंगे, वो लेके जाएंगे। दैट इज ए प्लानिंग फॉर द प्रोजेक्ट, नॉट फॉर द प्रोग्राम। Program is that this application needs to be with these features in next 5 years. In next 5 years मुझे ये फीचर्स चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अब इस फीचर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इस फीचर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको हम कहते हैं कि दैट इज योर बेस रिक्वायरमेंट्स, ये तो चीज़ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसमें से जैसे अब आप वो बना रहे हैं, क्या कहते हैं अपना जो ये है, कह लीजिए कि वेबसाइट है, ठीक है ना। अब वेबसाइट के अंदर एक फंक्शनैलिटी मुझे फुल्ली वो फीचर चाहिए जिसमें जो है स्टूडेंट्स आके जो है ना अपने आप को रजिस्टर कर सकें, ठीक है। तो मेरा क्या वो होगा कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो रिक्वायरमेंट्स ले लो और उसमें देखो कि क्या चीज़ बेसिक है। बेसिक ये है कि आपको जो है ना एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर आप फील्ड्स के अंदर आप अपनी चीज़ों को एंटर कर सकें। मैं आपको एक पेज दूं जिसके अंदर जो है आप अपनी वो अपनी जो वो हैं इंफॉर्मेशन उसके अंदर लोड कर सकें, उसमें दे दें। दीज आर दिस इज द बेसिक। नेक्स्ट क्या है कि इस पेज का कलर कैसा होगा, ठीक है। इस पेज के अंदर जो मुझे ये वाले जो है ना यानी ड्रॉप डाउन चाहिए या सिर्फ ऐसी फील्ड चाहिए जहां पर वो आप एंटर कर सकें कि मुझे जो ना अपनी चीज़ को जो ना आप अपना नाम या अपनी कह लीजिए कि मैंने पूछा आपसे कि एज, आप एज नहीं पूछी, बस कि आपका डेट ऑफ बर्थ पूछी, ईयर ऑफ बर्थ पूछा। अब ईयर ऑफ बर्थ के लिए मैं आपको दो चीज़ें दे सकता हूँ कि आप सिंपली टाइप कर लीजिए या एक ड्रॉप डाउन दे दूँ, ठीक है ना। उसमें 20 साल लिस्ट कर दूँ कि इसमें से पिक कर लो कौन सा है, ठीक है ना। अब ये वाली जो है ना ये बेल्स एंड वेसल्स हैं कि मैं इसको कैसे रिफाइन करूँ, सही है। तो ये वाली ये प्लानिंग जो है ना कि कौन सी चीज़ आपको बेसिक मस्ट अभी चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में चाहिए, ये प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर आ रही होती है कि जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ना आपके ऊपर इम्पैक्ट कर सके। आप एक कोर्स लेते हैं लेट से, अब उस कोर्स के अंदर अब आप आ जाते हैं स्पेसिफिक कि भाई मैं सबसे पहले आप जो है ना स्टडी करनी है, स्टडी मुझे ग्रुप में करनी है या स्टडी मैं अलोन करूँ, एक आपके पास ये चॉइस होती है, राइट। फिर दूसरी चॉइस ये है कि मैं शुरू ही से इस ग्रुप में जाऊं, इस हर चीज़ स्टडी ग्रुप में करूं, या कुछ इंडिविजुअलाइज करूं और कुछ जो है ना ग्रुप में करूं। तो ये प्लान आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर रह के करना होता है। तो इन प्रोजेक्ट प्लानिंग, अब मैं बहुत लंबा इसको आंसर किया है कि बेसिकली आप प्लानिंग को ये मत समझिए, मिक्स मत कीजिए, मिक्स मत कीजिए, बल्कि प्लानिंग को उस तक रखिए जिसका स्कोप डिमांड करता है। आपका स्कोप जो डिमांड कर रहा है प्लानिंग के लिए, वो जो है क्या है, स्कोप तक आने के लिए वो प्लानिंग आप ये कह लीजिए वो मैक्रो प्लानिंग है, वो प्रोग्राम लेवल प्रोग्रामिंग है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना, इस थ्रेड के अंदर, जैसे मैं एक उसके अंदर जो है ना वो जो मेरे पास पूरा प्रोग्राम है वो ये है कि
कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइजेशन, कि गाड़ियों में जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको मुझे ऑप्टिमाइज करना है। अब उसके अंदर मल्टीपल एरियाज हैं जहां पर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत होती है। ठीक है, फ्रॉम मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग से हम जो है ना वो लेते हैं अपने कस्टमर डेटा। मार्केटिंग डिमांड्स को हमने प्रोग्राम डिमांड्स के अंदर, मार्केट ने कहा हमें एक ऐसी गाड़ी चाहिए, ठीक है, आ गया ये प्लानिंग शुरू हो गई वहां से, कि आप जो है ना वहां से आपने मार्केट से कलेक्शन शुरू कर दी कि क्या चाहिए। ठीक है, अब ये जो मार्केट की जो डिमांड आई है, अब हमने इसको प्रोग्राम लेवल के ऊपर लेकर आना है कि ये किस प्रोग्राम के अंदर ऑफर की जाए ये चीज़। हम शेवी के अंदर ऑफर करें, ब्यूइक के अंदर ऑफर करें, या इसके अंदर ऑफर करें यानी कैडलैक में करें, या ट्रक्स में करें, या इसमें करें। ये अब आपके प्रोग्राम लेवल जो है ना वो प्लानिंग शुरू हुई। प्रोग्राम लेवल प्लानिंग से अब आ गई नीचे, अब आपने कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करना है एक प्रोग्राम के अंदर, कि भाई मुझे अपनी गाड़ी में मुझे क्या क्या ऑफर करने हैं, उसको ऑप्शंस क्या क्या देने। हर तरह के ऑप्शंस दूंगा तो इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कि, और उसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि मैं उसको मैनेज नहीं कर सकूंगा। ठीक है, बास चीज़ें आपने ये कहनी होती हैं कि भाई इस तरह की जो गाड़ी है, यानी ये कह लीजिए कि मिड साइज सेडान के अंदर मैस लेवल मैस लेवल के ऊपर हमने ये चीज़ें ऑफर करनी, ये चीज़ें ऑफर नहीं करनी। ठीक है, जो कि हम हम्म। लग्जरी में जो ऑफर करते हैं वो उसमें ऑफर नहीं करेंगे। तो अब आप कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करना शुरू किया। दैट इज ए प्रोग्राम लेवल थिंग। नाउ यू कम टू द प्रोजेक्ट लेवल। अब प्रोजेक्ट लेवल पे आ गया कि ये जो है लेट्स से शेवी की बोल्ट या वोल्ट के नाम से जो गाड़ी है उसके ऊपर जो है ना हमने ये चीज़ देनी है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या क्या मेरी डिमांड्स आई हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आई हैं, उसको प्लान करना है कि विद इन 5 years और विद इन दिस ईयर, लेट्स से project is our projects are 1 year projects। बहुत ऐसा भी होता है जो कि वेरी क्विक चाहिए, वो 6 months के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। और मैंने जो है ना एक प्रोजेक्ट किया है जो कि सिर्फ 1 month प्रोजेक्ट था, कि 1 month प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना आपने ये काम कर देना। तो प्रोजेक्ट है एंड एंड स्टार्ट एंड एंड। तो प्रोजेक्ट लेवल प्लानिंग, उसमें ये होता है कि अब आप प्रोजेक्ट्स को डिवाइड करते हैं। 25% ऑफ योर वर्क ऑफ योर टाइम is planning. 25% of your time is planning. 50% of your time is development. उस चीज को डेवलप करना है। 25% of the time is testing and deployment. Deployment means now you productionize. आप कस्टमर के हाथ में दे रहे होते हैं। तो ये जो 25% होता है, इसके अंदर सबसे पहले आपने जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मैंने कहा ना बैकलॉग में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, बिजनेस उनको प्रायोरिटाइज करके कहता है कि हमें लेट्स से ये 15 स्टोरीज हैं, ये 15 हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, आपने 15 रिक्वायरमेंट्स 20 रिक्वायरमेंट्स ले ली। अब आप आए अपनी डेवलपमेंट टीम के पास, या जो भी डेवलपर्स हैं या जो भी हैं उनके पास आए और उनसे कहा कि यार तुम्हारी कैपेसिटी है इन सबको करने की, इनको जो है ना वो करो, यानी इनके ऊपर जो है ना यानी ग्रूम करो, और उनके ऊपर जो है ना अपनी नंबर डालो, फिगर डालो कि ये चीज करने के लिए कितना टाइम चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर वो जो है ना अपना टाइम डाल देते हैं कि इतना है। उसके बाद हम आते हैं अपने रिसोर्सेज के ऊपर, कि ये रिसोर्सेज हैं हमारे पास कि हम ये कर सकेंगे इतना, इतने इतने अरसे के अंदर। ठीक है ना, अब रिसोर्सेज के लेते हैं कि लेट्स से 8 hours हम लेते हैं, लेकिन 8 hours नहीं लेते हैं हम, 5 hours लेते हैं, कि 3 hours पर डे जो है अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, अदर एक्टिविटीज़ के अंदर भी आना होता है उनको। और इसी के साथ साथ ये होता है कि जो चीज़ ऑलरेडी इन प्रोडक्शन है उसके अंदर कोई इश्यूज आते हैं तो उनको कैसे हम एड्रेस करेंगे, उसके लिए भी हमें रिसोर्स चाहिए।
ठीक है, इसलिए हम जो रिसोर्स प्लानिंग करते हैं वो 5 आवर्स की करते हैं। 5 आवर्स पर डे मौजूद है किसी भी डेवलपर के लिए। अच्छा, ये तो आ गई। पहले अब ये बहुत डिटेल हो गया है, ओके। और अब इसको इतनी डिटेल नहीं रख सकते इस वाले उसमें, और इसमें यकीनी तौर पे स्टूडेंट्स को भी बहुत सी चीज़ों की पहचान हो गई होगी। तो क्योंकि अब टाइम कम रह गया है, तो मैं पहले तो स्टूडेंट्स को कहूँगा कि अगर उनके कोई और सवालात हैं तो वो अपने सवालात कर लें। हो सकता है कि इस वाले सेशन के अंदर हम सारे सवालों के जवाब ना दे सकें, लेकिन कम से कम हम ये ज़रूर कर लेंगे कि इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी चीज़ पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा हमें आगे। ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस, कि आपको कोई सवाल आप लोगों के पास और है जो आप पूछना चाहते हो? अच्छा, ठीक है। अच्छा, जब सवाल नहीं होते तो उसकी वजह दो होती हैं। एक तो ये है कि आप बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में आपको खुद अपने बारे में उनके बारे में मालूमात नहीं है। दूसरा ये होता है कि आपको मालूमात तो नहीं है, लेकिन मालूमात तो थोड़ी बहुत है, लेकिन आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं, लेकिन आप समझ में नहीं आ रहा कि उसकी आपकी जो आप समझना चाह रहे हैं उसकी कोई वैल्यू भी होगी या नहीं होगी। ठीक है? तो इसको मैं इस तरह देखता हूँ, और नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर कि मैं ये आपको शेयर कर रहा हूँ चीज़, और मैं चाहूँगा कि शहजाद आप स्टूडेंट से इसके बारे में इनपुट ले लें, और ये वाला डॉक्यूमेंट जो है ये आप उसमें लगा दीजिएगा अपने ड्राइव के अंदर। और तो ये मैंने एक डाला है कि आप अपना नाम लिखेंगे, और वर्ड्स यूज इन दिस प्रेजेंटेशन जो भी हुई है, those words that you know, list them over here, one after the other। याद रखिएगा, यानी कि एक ही सेल के अंदर सिर्फ एक वर्ड लिखिएगा आप। इसी तरह द वर्ड्स यूज इन दिस प्रेजेंटेशन दैट आई डोंट नो अबाउट, ओके, उसकी लिस्ट यहाँ पे लिखिएगा। तो एक आदमी 50 भी लिख सकता है, लेकिन हर रो के ऊपर सिर्फ आप एक एंट्री करेंगे। आप अपना नाम डालेंगे, और आपको अगर यू नो समथिंग, यू डोंट नो समथिंग, वो लिखेंगे। फिर अगर आपके पास और भी कोई ऐसा सवाल वर्ड है जो आपको जानते हैं, वो दूसरी लाइन में लिखेंगे, लेकिन आप अपना ही नाम लिखेंगे वहां पे। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। तो एक तो ये आप लोग करें, और ये शहजाद आपको इसका लिंक भेज देगा गूगल ड्राइव के ऊपर। अच्छा, दूसरा ये मैं चाह रहा था कि आप एक बात का ख्याल रखें कि ये चीज़ जो उबैद साहब ने बताई है, मैं भी सवाल लेता हूँ दोनों से, वकास आपसे भी और शहजाद से भी। ये बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 5 फेजेस हैं। ठीक है? पहले कॉन्सेप्ट आता है, फिर डेफिनेशन आती है, और प्लानिंग आती है, फिर लॉन्च आता है, फिर कंट्रोल आता है, और फाइनली क्लोजर आ जाता है। उसके अंदर जो वर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे यूज हुई हैं वो ये है। तो ये एक चार्ट होता है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं किसी वक्त भी समझने के लिए कि क्या है। मैं यकीनी तौर पे उबैद साहब से कहूँगा कि अगर हमारे पास 10 से 15 स्टूडेंट्स ऐसे हों जो कि पूरा डिटेल में, जो कि कम से कम 10 से 15 वीक का कोर्स होता है, 2-2 घंटे का, अगर आप समझना चाहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, तो शहजाद को या किसी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर को आप अपना रिक्वेस्ट भेज दें। अगर 10-15 स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो उसके बाद हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर उबैद साहब के पास टाइम है, तो हम शुरू करा सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर, कोई मसला नहीं। लेकिन ये है कि एक इसमें जो वेरी माइनर माइनर थिंग जो तुम प्रेजेंट कर रहे हो, इसमें जो है ये इट इज़ वर्क ब्रेकडाउन स्केड्यूल और स्ट्रक्चर, क्योंकि स्पेलिंग सही नहीं है नीचे जो हाँ, लिखी है। अब ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, लिखना चाह रहे थे वर्क ये ब्रेक डाउन है और उसके बाद स्केड्यूल लिखा हुआ स्केड्यूल, स्केड्यूल की स्पेलिंग फिर सही नहीं है। है। ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, आप हम अवैध साहब से कह के ये हम कर सकते हैं। तो
शहजाद अपने से कोई जूनियर को अपने साथ आप अटैच कर लो, ताकि वो अ, उसको सबसे कोई जो लेग वर्क है उससे करा लिया करो, फिर जो भी एक्स्ट्रा वर्क है तुम्हारे पास। हाँ, अब आप दोनों में से वकास पहले आप, और फिर शहजाद, आप लोगों के सवाल क्या हैं? मैं एक चीज़ इसके अंदर ऐड कर दूं कि मैं ये चाहूँगा कि जो भी हम प्लान करें कोर्स नेक्सस का, तो लेट कीप इट ऑन rather than theoretical, be on practical side. Like कोई भी दो चार प्रोजेक्ट्स जो भी आप चाहते हैं उनको एज एन एग्जाम्पल ले लें, या कोई एक प्रोजेक्ट, और उसको इन तमाम स्टेप्स से रन थ्रू करें कि इसमें जो ना उस प्रोजेक्ट के अंदर आपसे, आप लोगों से, मैं नहीं करूंगा, मैं बता दूंगा प्रोजेक्ट क्या चार्टर क्या होता है, लेकिन आप लोगों से लिखवाऊंगा कि प्रोजेक्ट चार्टर लिखें आप, बिकॉज दिस इज फॉर योर नॉलेज नॉट माइन, राइट, नॉट डॉक्टर सोहेल। तो इसमें जो है ना फिर ये होगा कि जो दूसरे भी जो वो हैं, यानी इसको यूज़ कर रहे होंगे हमारे यानी प्रेजेंटेशंस को, तो वो उसको ज़्यादा क्लोजली फॉलो कर सकते हैं, करेंगे कि अगर उनको, और जो वो लोग जो कि क्या कहते हैं, मैं चाहूँगा कि जो लोग अब अपना FYP शुरू करने चाह रहे हैं, दोज पीपल रन थ्रू देयर FYP थ्रू दीज steps which are listed here। ठीक है, कॉन्सेप्शन, इनिशिएशन, डेफिनेशन, प्लानिंग, लॉन्च एंड एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस कंट्रोल, इन सारी चीज़ों को। तो जब आप उस प्रोजेक्ट को करके निकलेंगे ना, then you can use that knowledge in any area, whether it is IT, मैन्युफैक्चरिंग, प्लानिंग, और प्लानिंग के अंदर भी यही सारी चीज स्टेप्स लिए जाते हैं। अगर आप किसी प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ये सारी जो पांच छः वो जो सामने डिस्प्ले आ रहे हैं आपके, ये सारे स्टेप्स से गुजरते हैं वो। तो इफ यू नो द बेसिक्स एंड यू हैव रन थ्रू वन प्रोजेक्ट, और ये डॉक्टर सोहेल इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि यूएस के अंदर जो है यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, वो तमाम जो कोर्सेज होते हैं उनमें प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, उन कोर्सेज के अंदर मिनी प्रोजेक्ट्स, उस कोर्स प्रोजेक्ट, और उन कोर्स प्रोजेक्ट में वो तमाम चीज़ें आपने एग्जीक्यूट करनी होती हैं जो कि प्रोफेसर आपको थियोरेटिकल बता रहा है। दैट्स माय 2 cents। थैंक यू। हाँ वकास, क्या क्वेश्चन है बेटा? नमस्ते सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो मार्केटिंग से था कि हमें अपनी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, क्योंकि मैं ना फाइवर पे हूँ और मैंने वहाँ पे अपनी आईडी वगैरह भी बनाई थी। तो मेरे पास ना प्रोजेक्ट नहीं आ रहे थे, तो मैंने अपने एक फ्रेंड है, तो उन्हें उन्हें उनको मैंने ना अपना आईडी वगैरह दिखाई, तो उन्हें तुम्हारी आईडी के अंदर कोई मसला नहीं है, गेस्ट वगैरह से बनी हुए हैं, लेकिन फिर भी ऑर्डर नहीं आ रहे। तो हमें मार्केटिंग कैसे कैसे करनी चाहिए प्रोजेक्ट की। और सेकंड ये कि हमें अपने जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें कैसे सेटिस्फाई करना चाहिए कि वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म रहें, शॉर्ट टर्म के लिए प्रोजेक्ट नहीं करें। तो ये दो सवाल थे मेरे। अच्छा, इसमें जो पहले ये दोनों सवाल है ना, ये मार्केटिंग से रिलेटेड है कि आपका एक प्रोडक्ट है जिसको आपने लॉन्च किया है, या सर्विस है आपकी, आपने उसको लॉन्च किया है कहीं, और उसको आप अब, तो ये जो पोर्शन है ये मार्केटिंग का पोर्शन है कि आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को किस तरह मार्केट करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करना कि क्या क्या वजह है कि कस्टमर जो है वो आपके पास नहीं आ रहे हैं। ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। आ, हम दो बातें कर सकते हैं इसमें। एक तो ये है कि हमारा अपना एक स्टूडेंट था दानियाल, जो कि जिसने अपने खुद लर्न किया प्रोसेस को, फाइबर को ख़ास तौर पे, और फिर उसने उसमें अच्छा एक बिजनेस स्टार्ट किया और अब तक कर रहा है वो। एक तो हम ये है कि हम स्पेसिफिकली फाइबर के ऊपर उससे एक एक दो लेक्चर करवा लेते हैं इस मसले के ऊपर। और अगर अगेन हिफ्जा या शहजाद या फिर कोई भी हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर अगर दानियाल से कहेगा तो वो कभी मना नहीं करेगा उसको करने के। सर मैं रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, और दानियाल भाई का सेशन 15 जून के बाद अलाइन है, चले, ये क्योंकि उनके अच्छा है। पास जैसी टाइम फिजिबल होगी फिर हम उनको अलाइन कर देंगे।
चलें, ये हो गया। दूसरा ये था कि मैं, अगर आपको लोगों को डिटेल मालूम करना है कि किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस की मार्केट कैसे की जाती है, तो उसके लिए भी हम एक अलग से एक 2 या 3 सेशन रख सकते हैं डॉक्टर विवेक के, जो कि मार्केटिंग एक्सपर्ट है, कि वो आप लोगों को फिर बताएंगे कौन सी चीज़ को मार्केट कैसे किया जाता है और मार्केटिंग के असूल क्या होते हैं। एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट विद जानियाल, उसके बाद शहजाद आपका सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि अब हमारे लिए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आ रहा है सर, हाउ टू कन्वर्ट अ प्रोजेक्ट इनटू प्रोडक्ट। ये और सर कुछ प्रोजेक्ट ये इशू आता है, वो होते हैं आवाज़ खराब हो रही है, तुम्हारी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। प्रोजेक्ट। हाँ सर, अब आ रही है। बेहतर हुई है, लेकिन हाँ बोलो जोर से जरा सा। हाँ सर, बेसिकली ये है कि अभी हमने अपना प्रोजेक्ट बनाना है FYP का। तो सर हाउ टू कन्वर्ट प्रोजेक्ट इनटू अ प्रोडक्ट, लाइक उसको मार्केट में लॉन्च भी करना है तो उसको कैसे करेंगे। नॉर्मल प्रोजेक्ट है, इसको प्रोडक्ट बनाना है। और सर दूसरी चीज, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है इसमें डिफरेंट फील्ड इन्वॉल्व होती है, तो इशू बहुत ज्यादा आता है। लाइक मेडिकल के व्यक्ति भी काम करेंगे, इंजीनियरिंग के भी, तो जो ओवरलैप की मसला आता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो ये भी एक जो है, अब ये कहलाती है चीज कि आपने अपना एक आइडिया था, उसको आपने एक प्रोजेक्ट के तौर पे कंप्लीट किया, ठीक है। अब आप उसको लेके जाना चाह रहे हैं कमर्शलाइजेशन के लिए। ये एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ जाता है, ठीक है। अ, अब हमारे पास, जैसे मैंने अभी तो 3 4 दिन पहले आप लोगों को भेजा था कि इजी शफा वाले जो हैं वो ढूंढ रहे हैं इंजीनियर्स को मुख्तलिफ एरियाज़ के, और उन्होंने मेरा ख्याल है इंटरव्यूज़ शुरू कर दिए हैं, जो मुझे कल बताया गया है। उन्होंने स्केजुलिंग शुरू कर दी है इंटरव्यूज़ की। तो अदनान साहब जो हैं, जो इसके हेड हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, उनसे हमने 2 साल पहले एक लेक्चर करवाया था। अभी भी वो ओपन है आइडियाज़ के हम, कि वो आप लोगों के साथ बैठ के एक 1 या 2 सेशन करें। और जिन लोगों को अपना फाइनल प्रोजेक्ट को कमर्शलाइजेशन की तरफ जाना है, तो उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि जितने लोगों के प्रोजेक्ट्स इस तरह के हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स की एक हमारे पास ग्रुप है, उसमें अदनान साहब भी शामिल हैं। हम उनको बुला सकते हैं और वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है, या आपने जो फाइनल ईयर के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, उसकी क्या वैल्यू है और क्या वो कमर्शलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं आप। तो हिफ्जा, तुम इसके का एक स्केड्यूल में मुझे डेट दे दो, तो मैं अदनान साहब से ये करवा दूंगा। वैसे अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है जो आप पर्सनली अदनान साहब के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मैं 1 on 1 आप लोगों की अलग से भी उनसे मुलाकात करा सकता हूँ। ही सर विल बी वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू अबाउट इट। सर ये मैंडेटरी है कि FYP प्रोजेक्ट्स होना चाहिए? नॉट नेसेसरी। ये आपका अपना कोई आइडिया होना चाहिए। सर आई एम आल्सो इंटरेस्टेड। हम्म। तो आप लोग अगेन, जो इंटरेस्टेड हैं, वो आप लोग में से कोई एक मुझे पूरी लिस्ट बना के दे दें 4 5 लोगों की, या जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं। और फिर किसी भी दिन, अब ये फिर नहीं हो सकता कि फिर हम अदनान साहब के ही टाइम के फ्रेम के ऊपर उसको स्केड्यूल करेंगे, अपने टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकते। अच्छी बात यह है कि वो आजकल कराची पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में। तो मैं ये भी कैसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो किसी दिन NED आ जाएं और आप लोगों से 1 on 1 वहाँ पे बैठ के ही बात कर लें। तो लेट्स स्टार्ट विद एन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन फर्स्ट, ऑनलाइन वर्क फर्स्ट। और तो ये 2 अलग बातें हैं। एक तो हो गया सारे ग्रुप के लिए, NED स्कॉलर्स के, उसके लिए हिफ्जा आप मुझे टाइम देंगी, और फिर मैं वो फाइनलाइज कर लूँगा, वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर होगा, ठीक है। दूसरा जो है बात हम कर रहे थे, वो कि कुछ लोगों के पास आइडियाज़ हैं और कुछ लोगों के पास अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि वो नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना चाह रहे हैं बेचने के लिए, कि उसकी मार्केटिंग, उसका अलग है। तो उसके लिए मेरा ख्याल है मोहित, तुम जो हो लिस्ट क्रिएट कर लो कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं वो ये इंटरेस्टेड हैं, और उनकी लिस्ट क्रिएट करके
मुझे बता दो, तो फिर मैं वो अदनान साहब के साथ आप लोगों की एक सिटिंग करवा दूंगा, 1-2 घंटे की। ठीक है। हाँ, माज आप बताएं। अच्छा सर, मेरा आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है बेटा। सर मेरा सवाल तो नहीं है, एक आइडिया ही था। मैंने बताया भी था आपको कि मैंने फाइवर पे काम किया हुआ है पहले। तो इससे मैंने आपको भी बताया था, मोहित से भी मेरी बात हुई थी। तो ये कि मुझे इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन ये कि मैंने क्योंकि काम किया हुआ है, वो मेरी लक थी या क्या था, जब मैंने किया था तो मेरा काम चल गया था उस वक्त। तो अब ये कि मुझे कुछ बातें तो पता हैं, और दानियल भाई से भी ये कि उनसे भी मेरी थोड़ी सी बात हुई थी। तो इससे उस पर नहीं होती फाइवर की उस पर, लेकिन ये कि बातचीत हो गई थी उनसे। तो अगर किसी को कोई, मतलब मैं चाह रहा था कि जो चीज़ें मुझे पता है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ऐसे एक्सपर्ट हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें पता है वो मैं बता सकता हूँ बाकी एनडीटी स्कॉलर्स को भी। गुड। वकास, अब तुम है ना माज से बात कर सकते हो 1-on-1। जब तक हम दानियाल का सेटअप कर रहे हैं तो तुम माज से बात कर सकते हो। माज, वो तो अपने ओके सर। प्रोजेक्ट के बारे में जरूर मोहित से बात कर लेना, ताकि उसको हम फाइनलाइज कर सकें, वो जो कोड वो चल रहा था वेबसाइट का। हम्म। ठीक है। अच्छा, आखिरी अच्छा चीज जो मैं। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा सोहेल, 5 मिनट है मेरे पास। हाँ, मैं 1 मिनट में एक चीज खत्म कर लूँ, फिर हाँ, आप बोल रहे हैं पहले। नहीं नहीं, मेरे पास 5 मिनट है, 5 मिनट के बाद मुझे ड्रॉप होना है। हाँ, नहीं नहीं, सही है, बस ये खत्म हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ वो है 1 मिनट। तो दो चीजें तो बता दी मैंने। अब ये जो हमने कंपटीशन रखा है, इसकी आपको डिटेल्स मिल गई होंगी। ये पूरी पाकिस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकती है इसको। ये ओपन है सबके लिए। ठीक है। और इसके लिए जो वेबसाइट है वो मंडे नाइट को खुल जाएंगी। तो जिनको अपना आइडिया जनरेट कराना है 20 जून तक, वो उस आइडिया फॉर्म के ऊपर अपना प्रोजेक्ट डाल सकते हैं, अपना आइडिया डाल सकते हैं, डिटेल के अंदर उसकी पूरी वहाँ पे मौजूद है। इसमें हम मोस्ट प्रोबेबली, हम आइडिया ये है कि हम 5 की टीम बने, 5 से ज़्यादा की ना हो। और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कोई मेंबर ऐसा होना ज़रूरी है जो कि बायो और इंजीनियरिंग या मेडिकल टर्मिनोलॉजीज या मेडिकल साइंसेस के बारे में जानता हो। ताकि दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं इसके, एक तो ये है कि जो मेडिसिन साइड के ऊपर है, और दूसरा जो कि इंजीनियरिंग साइड पे या साइंस साइड के ऊपर है। ये ओपन है सबके लिए, जैसे मैंने कहा। तो ये प्रोमोट करना भी एनईडी स्कॉलर्स के ही स्टूडेंट्स का काम है। इसको प्रोमोट करें, लोगों को बताएं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि प्राइस जो है वो 3 लाख तक चली जाए। ठीक है। तो वो मैं फाइनलाइज करके इसको अमेंड कर दूंगा इसको, लेकिन फिलहाल 1,50,000 और 30 लाख का है। और उसके बाद ऑप्शन भी मौजूद है कि उस प्रोडक्ट को या उस को हम जो भी आप क्रिएट करेंगे, इन्वेंशन को, उसको मार्केट कराने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है। तो सवाल, हिफ्जा। यस, तो मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये था कि आफ्टर मार्केटिंग जब हम लोगों ने की तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आ रहे थे लाइक, सर ये तो हमने जनरल टर्म यूज कर ली कैंसर, तो कैंसर भी ब्रेन कैंसर होता है जिसे जनरली नहीं हम नहीं, ये ओपन है हर कैंसर के ऊपर, कोई भी चीज हो, इररेलेवेंट है वो। और इस पे FIPs भी आ सकती हैं क्या? किसी पे कोई भी चीज आ सकती है। आइडिया है आपका, आपका एफआई पे का आइडिया अगर अप्रूव हो जाता है तो यू कैन वर्क ऑन दैट। ओके सर। ओके इसमें सर। इसके इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो कहाँ से आया है आइडिया। ये इररेलेवेंट है। ओके सर। और क्योंकि एमएल है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो डेटा होता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब आइडिया आपका अप्रूव हो जाएगा तो फिर आपको डेटा अचीव करने के लिए या डेटा लाने के लिए या डेटा की एक्सेसिबिलिटी देने के लिए वो एक अलग चीज़ होगी। वो हम किसी न किसी ऑन्कोलॉजी के यहाँ पे
जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे आपको अटैच करवा के डेटा भी क्रिएट दिलवा सकते हैं, इसलिए कि मशीन लर्निंग और एआई बगैर डेटा के तो चल ही नहीं सकती ना। तो वो बात की बातें, बात यह है कि आपके पास कोई एक ऐसा आइडिया है जो कि कैंसर के डायग्नोसिस के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर, या पेशेंट के वेलबींग के अंदर वो हेल्पफुल हो, तो वो क्या है? ये बता दूं, अभी एक स्टूडेंट्स, अभी यूटेक के 2 स्टूडेंट्स ने इसी कंपनी के लिए, कैंसर एंड ल्यूकेमिया के लिए, उन्होंने एक वो बनाया है, ऐप बनाया है, जिसके तहत पेशेंट और डॉक्टर जो है वो किसी भी लैंग्वेज में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पेशेंट अरेबिक सिर्फ अरेबिक जानता है और डॉक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिस्पैनिक जानता है, तो वो पेशेंट जो है वो अरबी में बोलता है, और ऐप जो है वो इसको कन्वर्ट कर देती है ऐसी लैंग्वेज में जो कि डॉक्टर समझ सकता है, चाहे वो इंग्लिश हो या वो स्पेनिश हो, वो उसमें कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह जब डॉक्टर बोलता है इंग्लिश या स्पेनिश में, तो वो अरबी में सुनाई देता है उसको, दूसरे पार्टी को। तो ये इस तरह का, अब क्या है, ये पेशेंट की वेलबींग तो नहीं, लेकिन पेशेंट कम्युनिकेशन में उसको इफेक्टिवनेस हो गई, जो कि ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो ये इस तरह से, मिसाल के तौर पे हमारे पास सालों के एक मिनट, सॉरी बस, सोहेल, मैं ड्रॉप हो रहा हूँ। थैंक यू उबैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चलिए ज्वाइन ठीक है। करने का। हम भी ख़त्म कर रहे हैं। मैं अगेन इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीक जब भी प्रोग्राम होगा तो मैं और डिटेल में बताऊंगा। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उबैद आपका थैंक यू, ज्वाइन थैंक करने का। सवालात को तुम इन चीज़ों के सवालात को ना तुम डायरेक्ट कर सकती हो मेरी तरफ, मैं जितना भी हो सकेगा जवाब दे दूंगा उसका। कोई और सवाल किसी चीज़ के बारे में पूछना हो? चलो ठीक है फिर, चलें फिर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं फिर कहूँगा कि हम कोशिश करते हैं इसको डायलॉग रखने की, लेकिन 90% लोग बोलते नहीं हैं, और उसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो मुझे आज अंदाज़ा हुआ कि कई कई टर्मिनोलॉजीज हम ऐसी यूज़ करते हैं कि जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं और लोगों को वो समझ में नहीं आती। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि जब कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी बोली जाए ना, आप फ़ौरन रोक दें, फ़ौरन हाथ उठाएं कि नहीं, ये है क्या। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, यही चीज़ वो है जो आपको सीखनी है, कि आपको नहीं आती है, आप पूछ लें फ़ौरन ही। ये बजाय इसके कि आपने पूरा जो 1.5 आवर ज़ाया कर दिया कि आपको वो समझ में नहीं आई बात, तो उसके बाद जितनी भी कनेक्शंस थे उस टर्मिनोलॉजी के, कोई भी बात समझ में नहीं आई होगी उसके बाद। तो ये लर्न करने की कोशिश करें, फिर इंशाल्लाह बात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।